शरीफ साहब 2-3 दिन में आ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब के पास कोई जमानत नहीं है। Good evening and welcome to Tonight with Faria. NAP से पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों नाराज. Let's take a look at the headlines tonight. पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एहतसाब की जद में, मगर दोनों जमातों को नैब से गिला। पीपल्स पार्टी के लिए और कानून, शरीफ खानदान के लिए और कानून क्यों? तो ये दोहरा मयार है, इस दोहरा मयार को खत्म होना चाहिए। शर्जील मेमन की गिरफ्तारी पर पीपल्स पार्टी ने दोहरे मयार का इल्जाम लगा दिया। तहरीक इंसाफ का रेफरेंस मुस्तरद, आयशा गुलालाई रुकने कौमी असेंबली रहेंगी, इलेक्शन कमीशन का फैसला। आयशा गुलालाई को हम असेंबली में इस तरह से गैर कानूनी तौर के ऊपर काबिज जो है वो नहीं रहने देंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों नैब पर बरहम क्यों हैं? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असेंबली राना अफजल खान से। साबिक वजीर इत्तलात और तहरीक इंसाफ की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान से। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान और सेक्रेटरी इत्तलात चौधरी मंजूर से। And a very warm welcome to the show. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी पार्टी की बागी आयशा गुलालाई के मामले में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इलेक्शन कमीशन ने आयशा गुलालाई की कौमी असेंबली की रुकनियत ख़त्म करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। इस कामयाबी के साथ ही आयशा गुलालाई ने अपनी जमात और उसके कायद पर नए इल्ज़ाम भी लगा दिए। लेट्स वॉच हर। अभी मालूम हुआ है कि 2014 का जो धरना था उसमें कोई 47 करोड़ की, ये मुझे पीटीआई के वर्करों ने कहा, कोई 47 करोड़ की मंशियात वहाँ से स्मगल होकर धरने पे सप्लाई की गई। पिंडी और इस्लामाबाद के नौजवानों को सप्लाई की गई। आप दूसरी तरफ तालिबान के साथ आपके लिंक्स हैं। आफ्ताब शेरपाव साहब के जलसे के ऊपर तालिबान का हमला हो जाता है, पीपल्स पार्टी के जलसे के ऊपर तालिबान का हमला हो जाता है, एएनपी के जलसे के ऊपर तालिबान का हमला हो जाता है। आपके जलसे में जबरदस्त म्यूजिक चल रहा होता है, एक पटाखा तक नहीं फटता। आयशा गुलालाई ना सीट छोड़ने पर तैयार है और न ही पार्टी छोड़ने पर, इसीलिए तहरीक इंसाफ ना सिर्फ नाराज है बल्कि बरहम भी है। इलेक्शन कमीशन से भी अब नाराज हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेट्स वॉच फवाद चौधरी। कि वो उनकी सीट के ऊपर कब्जा करके बैठी हो और कब्जा माफिया बन के बैठी हुई है, उनको खुद भी शर्म नहीं आया। शर्म तो खैर माशाल्लाह उनमें है ही नहीं, जिस तरह की वो बातें करती हैं, शर्म तो उनके दूर दूर से पास से भी नहीं गुजरी। वो छोड़ने को तैयार नहीं। आर्टिकल 63A की सरीहन खिलाफ वर्जी है एक दिन भी उनका और MNA रहना। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के नज़दीक ये कोई ऐसी बात नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हालात बन रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद को मुतनाज़िया बना रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर नाराज क्यों है? कमल दिलशाद साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। इलेक्शन कमिश्नर से नाराज है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन कुछ एनालिस्ट से जिससे हमने बात की उनका ख्याल ये है कि टेक्निकली ये दुरुस्त फैसला है। बात ये है कि सही मानो कि अभी तो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आएगा तो उसमें पढ़ने के बाद ही अंदाजा होगा कि उन्होंने कौन से रूल, एक्ट और कानून का सहारा लेके आयशा गुलालाई को जो है इतना रिलीफ दिया है। लेकिन अगर बादी नजर में अगर देखा जाए तो जो आर्टिकल 63(1) है जिसमें तमाम पार्टियां मुतफिक हैं, उसमें चंद शराइत है जिसकी डिस्क्वालिफिकेशन करने की। उसकी पहली शर्त यह है कि वो अगर प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आदम तावन हो या एतमाद का वोट हो, उसमें अगर पार्टी के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करे। नंबर 2 लिखा हुआ है फाइनेंशियल बिल में अगर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करे। और तीसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट लिखा उन्होंने कि वो पार्टी छोड़ दे, पार्टी से मुस्तफी हो जाए और वो कहीं और पार्टी को ज्वाइन कर ले। तो
तीन चीजें उसमें बकायदा आर्टिकल 63A में तहरीर दर्ज है। अब इसको उसी को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आयशा गुलाला को रिलीफ दे दिया। ज़ाहिर है कि पार्टी का इस्तीफा भी नहीं पेश कर सके। पार्टी जो है ज़बानी उन्होंने कहा है, प्रिंट मीडिया में भी कहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी कहा है, लेकिन कोई तहरीरी इस्तीफा जो है वो PTI के पास नहीं था। इसी तरह से बातें रहती है इस लिहाज से कि अगर देखा जाए कि ठीक है जो इल्जाम उसने लगाए ये उसने नामुनासिब इल्जाम लगाए हैं, आयशा गुलाला ने ये नहीं लगाना चाहिए था। ये बट कंवर दिलशाद साहब, क्या महज इल्जाम लगाने पर या पार्टी लीडरशिप से इख्तलाफ करने पर क्या किसी को पार्टी से निकाला जा सकता है? यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा इम्पोर्टेंट फैसला, जजमेंट, तारीखी फैसला दे दिया। इसमें ये लिखा गया कि अगर कोई पार्टी की डिसिप्लिन की नाराज करे जो आर्टिकल 63A के 3 पॉइंट छोड़ करके, तो वो उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं किया जाएगा। मेरा नुक्ता निगाह ये है कि अब अगर मुस्लिम लीग इख्वान जमात में बगावत होती है या पार्टी के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है, यूनिफिकेशन ब्लॉक बनता है, तो उनको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं किया जाएगा आज के फैसले की रोशनी में। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने पार्लियामेंट के अरकान को आजाद कर दिया है। तो पहले से कि वहाँ बहुत बड़ा फैसला है ये। इसमें हमारी तहरीक इंसाफ के दोस्तों को देखना चाहिए कि जनाब ठीक है आशा गुलाला तो एक आम सी फर्द की खातून है, मेंबर बनती है नहीं बनती कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्लियामेंट के बारे में कह दिया कि जो कहते हैं जमीर का के बारे हम बड़े कैदी हैं, हमें सेनेट में वोट देना होता है, लाजमी होती है, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी ना हो जाए, हम डिस्क्वालिफिकेशन ना हो जाए। ये आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी इंटरप्रिटेशन देने के बाद मैं तो कहता हूँ पार्लियामेंट को आजाद कर दिया। ये आपने जो बात कही है, आई विल टेक योर रिव्यू डॉक्टर साहिबा, ये तो बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है अकॉर्डिंग टू कंवर दिलशाद। इस पे तो आप लोग को खुश होना चाहिए बजाय परेशान होने के। यहाँ देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज इलेक्शन कमीशन के ये ड्यू स्टैंडर्ड जो है उन्होंने ये साबित कर दिया कि हमारी जो रिजर्वेशन थी, कंसर्न थे, और जो पहले दिन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन की जो कंट्रोवर्शियल रोल है उसको क्रिटिसाइज कर रही थी, आज के फैसले ने जी और ये साबित कर दिया कि अल्टीमेटली जो हम कह रहे थे वो और इन्होंने अल्टीमेटली जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने एक ऐसा बायस डिसीजन दे के उस पूरे प्रोसेस को बुलडोज कर दिया। और मैं स्टूडियो में आ चुकी हूँ, अगर हम डायरेक्ट स्टूडियो से ठीक है हम आपके पास आते हैं। विल कम बैक टू यू। स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर साहिबा, जैसे उनसे लिंक हमारा एस्टैब्लिश होता है विल गो टू हर। राना अफजल खान साहब, PMLN को खास तौर पे परेशान होना चाहिए, कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं इस फैसले के बाद। मेरा ख्याल है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए कि डिटेल्ड डिसीजन आ जाए, और मैं समझता हूँ कि ये जो आज फैसला आया है स्प्लिट डिसीजन है, और जब ये जी 2-3 का डिसीजन है, और इसका मतलब है कि इसको बड़ा बारीकी से दोनों एंगल से देखा गया। जो मैं समझता हूँ कि PTI का अपना कॉन्डक्ट आड़े आया, इनके बहुत सारे लोग इनसे इनहराफ कर गए थे, धरने के अंदर शामिल नहीं हुए थे, वो हाउस के मेंबर बने रहे, आज तक भी हैं, इनके साथ इनकी पार्टी फंक्शंस पे नहीं जाते, इनकी पार्टी मीटिंग्स पे नहीं जाते, उनके खिलाफ इन्होंने एक्शन नहीं लिया। लेना चाहिए था। अगर उनके खिलाफ नहीं दिया तो फिर आयशा गुलाला के खिलाफ क्यों लिया? अब आयशा गुलाला एक खातून है, असल केस आपका इशारा मुसरत साहिबा है या भी NJ4 में इलेक्शन हो रहा है, गुलजार साहब की बिल्कुल बिल्कुल, और भी लोग अब तो दुनिया में नहीं है, लेकिन ये जो कुछ MNAs थे काफी 3-4 और भी लोग हैं। आयशा गुलाला के अगर वो खामोश रहती और वो हैरेसमेंट को बर्दाश्त कर लेती तो ये मामला उठना ही नहीं। बट हैरेसमेंट अभी इल्जाम है, इसकी एस्टैब्लिश तो नहीं हुआ, आइदर वे जा सकता है। गलत इल्जाम हो तो जो गलत इल्जाम लगा रहा है उसको सजा हो सकती है, सही है तो फिर जिस जो वेटेज कहाँ से आती है? अगर अपने एहतसाब के लिए अपने आप को इमरान खान साहब पेश कर देते, अपना फोन दे देते, उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश की और रिएक्शन में मैसेजेस भी तो दिखाए ना सर, उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। नहीं, पार्लियामानी कमेटी के आगे रिफ्यूज किया उन्होंने पेश होने से, और फिर आयशा के साथ वो रिएक्शनरी हो गए। और मतलब विंडिक अगर वो खामोश रहती, वो बर्दाश्त कर लेती, 4 साल उन्होंने बर्दाश्त किया, कुछ नहीं हुआ। जब वो एक लिमिट की बैरियर टूटा
तो फिर मेरा ख्याल जो हैरेसमेंट का पहलू था ये बात आप एग्री करते हैं कंवर दिलशाद साहब की कि अब अगर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक लेट्स से पीएमएल पीपल्स पार्टी कहीं भी बने तो आप लोग उनको पार्टी से नहीं निकाल? मेरा नहीं ख्याल कि ये केस लॉ है। जब डिटेल डिसीजन आ जाएगा उसके ऊपर ये जो एस्पेक्ट्स हैं कि अगर आप एक देखिए पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, एक लीडर अपने एक मेंबर से नाराज हो जाता है, ये लीडर के सिंगल नाराजगी के ऊपर डिपेंडेंट है उसकी मेंबरशिप या उस पार्टी के मंशूर के खिलाफ कुछ किया है उन्होंने? ठीक है, फिरदौस आशिक अवान साहब, ये कोई अपने तय इन्वेस्टिगेशन पार्टी में, क्योंकि पार्टी हेड के ऊपर इल्जाम है तो पार्टी ने इसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेनी, वन साइडेड फैसला करना है कि आशा गुल अलाई ठीक या गलत कह रही थी? देखिए, राना साहब जो फरमान जारी कर रहे थे उसके जो मतन को मैं समझ पाई हूँ कि उन्होंने बजाय इसके कि वो ये देखें कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो आपके पास एज अ रेगुलेटर इख्तियार है, इलेक्शन कमीशन का जो रोल है और जो चीफ इलेक्शन कमीशन की जो बाइस्ड किस्म की कंडक्ट और बिहेवियर रहा, और वो सिर्फ हमारा इशू नहीं है, हम ना तो किसी इंडिविजुअल को टारगेट करके इस वक्त क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हमारा फोकस इस वक्त उस इंस्टीट्यूशन की तरफ है जिसको कौम ने पावर किया एज अ रेगुलेटर, उस रेगुलेटर ने फोकस उस वक्त आया ना डॉक्टर साहब जब फैसला आपको लग रहा है आपके खिलाफ इस फैसले में सबसे पहली बात ये है, गाड़ी भी याद आ रही है, माइलेज भी याद आ रही है, उससे पहले क्यों उन्होंने हाईलाइट किया? देखिए, पहली बात तो ये है फैसले के पॉइंट्स को आप क्रिटिसाइज करें, इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसाइज ना करें। इंस्टीट्यूशन को इसलिए क्रिटिसाइज करना है कि इंस्टीट्यूशन अगर उसकी टांगें मजबूत हों, उसकी रीस्ट्रक्चराइजेशन होती, उसके मेंबरान के अंदर इतनी जान और ताकत होती, तो जो जुडिशल कमीशन ने 40 रिजर्वेशंस दी थी 2013 के इलेक्शन के हवाले से, उसमें से एक भी उन्होंने अभी तक रेटिफाई नहीं की और उन्होंने उनकी तमाम रिकमेंडेशंस को नल एंड वाइड समझते हुए डस्टबिन में फेंका और राजा इंदर सिंह बन के इलेक्शन कमीशन साहब का जो तौहीन अदालत में आपने देख लिया उनका कंडक्ट, कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल जो उनका था, एक एग्जेक्टिव अथॉरिटी थी, उसको उन्होंने गिरफ्तारियों के वारंट की शक्ल में एक जाली पॉपुलैरिटी लेने की कोशिश की और इंस्टीट्यूशन को पोलिटिसाइज किया। और हाई कोर्ट ने आज फुल बेंच ने उसको सेटिसाइड करते हुए उनके अपने इख्तियार को चैलेंज कर दिया कि भाई आप अरेस्ट वारंट जारी नहीं कर सकती। तो यहाँ पे दो चीज़ें फरिया बड़ी क्लियर हो गई कि 2013 के इलेक्शन से लेके आज तक जितने भी फैसले मौजूदा इलेक्शन कमीशन के अंडर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किए वो कंट्रोवर्शियल थे, वो बायस्ड थे, वो विक्टिमाइजेशन की पीटीआई की और पीटीआई की, ठीक है, पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। लेट मी क्विकली ब्रिंग इन चौधरी साहब जो आज का फैसला फरिया ये आई ओपनर है कि डिफेक्शन में देखें, ये मेरा या राना साहब का इशू नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन का इशू है, ये उस किताबचे का इशू है जिसके तहत आयशा गुल अलाई ने हलफ लिया है। अगर वो डिफेक्ट करती हैं और डिफेक्शन क्लास उन पे लागू नहीं होती तो आप उस आइन से उस शिक को निकाल दें, जब तक वो शिक एग्जिस्ट करती है। ओके, लेकिन टेक्निकली उस पे अमल करना है। टेक्निकली इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि उन्होंने रिजाइन किया ही नहीं है। चौधरी साहब, आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन का आज का फैसला प्रिया, आप मुझे बताएं कि आपने ही वो फुटेज चलाई जी, पूरे पाकिस्तान के अवाम ने देखा, अल-ऐलान उस औरत ने डिटाई से पूरे पाकिस्तान मीडिया में आके बैठ के ये कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रही, मैं मुस्तफ़ी हो चुकी हूँ, मैंने जमात छोड़ दी है। फिर आपने देखा कि जब वोटिंग का प्रोसेस, उन्होंने ये भी कहा कि मैं सीट नहीं छोड़ूंगी, मैडम एथिकली गलत है, लेकिन ये कहा वो सीट मैं नहीं छोड़ूंगी सीट। वो डिफेक्ट करने में बड़ा फर्क होता है। डिफेक्ट आपने किया है, आप पीपल्स पार्टी से डिफेक्ट करके पीटीआई में गई हैं, उसने डिफेक्ट नहीं किया। ओके, हम वोट नहीं दिया, चौधरी साहब वेलकम टू आफ्टर ब्रेक, वेलकम राइट आफ्टर ब्रेक, कीप वाचिंग टुनाइट सर। एंड वेलकम बैक। चौधरी साहब, इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या आज मुतनाज़ा है?
देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं डॉक्टर साहबा की बात से इत्तफाक करता हूँ कि इस मुल्क में लोटा क्रेसी का ख़ात्मा होना चाहिए। मैं तो मुकम्मल ख़ात्मा चाहता हूँ कि आप जहाँ पे हैं, जिस पार्टी के जीत कर आए हैं उस पार्टी में रहें। अगर इख्तलाफ है तो आप उससे रिज़ाइन करें, फ्रेश मैंडेट लें। लेकिन मैं तो इससे भी आगे जाना चाह रहा हूँ कि जो बाज़ ममालिक हैं जिसके अंदर ये है कि अगर आपने कोई पार्टी चेंज करनी है, लॉयल्टी चेंज करनी है, तो फिर कम से कम आप जो नेक्स्ट इलेक्शन है उसमें नहीं जा सकते। ठीक, आप अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे तो रात को दिन और दिन को रात 1 मिनट लगता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि टेक्निकली उन्होंने कंट्रोवर्शियल है, वो तो फैसले के अंदर ही मौजूद है कंट्रोवर्सी कि 2-3 से फैसला हुआ है, लेकिन दो बुनियादी पॉइंट्स हैं उनके। नंबर 1 कि इन्होंने जो उसको नोटिस दिया वो नोटिस यानी 16 को है या पता नहीं किस डेट को है, पोस्ट 28 तारीख को किया गया कि प्रॉपर उसको नोटिस दिया ही नहीं। मतलब पीटीआई ने नोटिस जारी कर दिया लेकिन उसको नहीं मिला। दूसरा कि जिस ग्राउंड पे कर रहे हैं उस ग्राउंड के ऊपर तो फिर उन्होंने कहा कि वो तो फिर उस दिन इमरान खान भी नहीं थे, फिर उस दिन मेरा ख्याल जहांगीर तरीन या दो इनके वो भी नहीं थे। सो अगर ये शिक लागू होती है कि उन्होंने वोट नहीं किया प्राइम मिनिस्टर को, तो फिर जिन्होंने वोट नहीं किया वो भी जाएं। ठीक। तो ये टेक्निकल बुनियाद पर, लेकिन प्रिंसिपली मैं इस बात की फेवर में नहीं हूँ कि इसको खत्म होना चाहिए। भाई आप इस फेवर में नहीं है कि खत्म होना चाहिए। एक और मामला एहतसाब के हवाले से हमें नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों ही इतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों जमातों ने मिलकर एहतसाब के निज़ाम और नैब की कार्रवाई पर तनकीद तो करी है, मगर चंद रोज कबल इन्होंने ही नैब के नए चेयरमैन का तकर्रुर किया है, मगर उसके बावजूद दोनों जमातों को नैब से गिला है। आज मरियम नवाज साहिबा ने अपनी एक ट्वीट में फिर ये गिला किया। वो कहती हैं ये सियासी इंतकाम नहीं तो और क्या है, इस तरह के सलूक से सर शर्म से जुड़ा है। सिंध के साबिक वजीर शजील मेमन की गिरफ्तारी के बाद पीपल्स पार्टी ने भी नैब पर दोहरे मेयार का इल्जाम लगाया। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपने एक ट्वीट में कहा कि मुल्क में 2 कानून हैं, एक शरीफ खानदान के लिए, दूसरा शजील मेमन के लिए। शजील मेमन खुद भी आज यही गिला करते दिखाई दिए। नैब अदालत ने आज उन्हें रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया। शजील मेमन ने इस मौके पर कहा कि नवाज शरीफ साहब भी मुल्क वापस आ रहे हैं, उनकी जमानत नहीं हुई, अब देखते हैं नैब क्या करता है। उन्होंने कैप्टन सफदर की जमानत मंजूर होने पर भी इतराज किया। लेट्स वॉच हिम। नवाज शरीफ साहब 2-3 दिन में आ रहे हैं, ठीक है, और नवाज शरीफ साहब के पास कोई जमानत नहीं है। ये तमाम कालम निगार, तमाम एंकर्स ये देख लें, तमाम देख लें कि नवाज शरीफ साहब के पास कोई जमानत नहीं है। गिरफ्तारी में इनको मजीद रिमांड, नैब ने खुद कहा कि हमें रिमांड नहीं चाहिए। तो गिरफ्तारी का मकसद क्या है? जब तक कोई गिल्टी प्रूव ना हो, जब तक कोई गिल्टी प्रूव ना हो, उसको गिरफ्तार करके फिर तस्लील करना मकसद है। तो बिस्मिल्लाह। कैप्टन सफदर को ट्रायल कोर्ट बेल दे सकती है, तो हमें क्यों नहीं दे सकती, जब नैब का कानून पूरे पाकिस्तान में एक कानून है। राना साहब, अगर कैप्टन सफदर को बेल मिल सकती है तो शजील मेमन को क्यों नहीं मिल सकती? देखिए, हर केस की अपनी नौयत होती है। मैं समझता हूँ कि यहाँ अरबों रुपए के सरकारी फंड्स की मिस अप्रोप्रिएशन का केस है, अरबों रुपए का। कैप्टन सफदर का केस डिफरेंट है। जजेस के पास ये लिवरेज होता है कि वो अब अगर मियाँ नवाज शरीफ पे एतराज़ कर रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ इजाज़त से लेके गए हैं, वो गए हैं, आए हैं, फिर गए हैं, फिर आ रहे हैं, वो कोर्ट की इजाज़त से आ रहे हैं। तो ये जजेस का लिवरेज है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये PMLN का फैसला है। यहाँ अरबों रुपए। कौन सी इजाज़त ली नवाज शरीफ साहब ने कोर्ट? अदालत से बता के गए हैं कि मेरी बेगम बीमार है और मैं। सर, किस तरह बता के गए हैं? उनके वकील ने जज साहब को जो दरखास्त कोर्ट को देखें, मुझे इतना पता है कि जज साहब ने कहा कि हाँ वो मुझे बता के गए हैं। उन्होंने अपना पहले तो एग्जाम्पशन मांगी, उनको नहीं दी गई, फिर उन्होंने कहा मैं बेगम की वजह से जाना है, मुझे बता दिया। मुशावरत जो जरदारी साहब ने की थी, देखें गिलानी साहब मियां नवाज शरीफ के ऊपर सरकारी फंड्स के हेर फेर का कोई अभी तक केस नहीं है। जो अभी तक केस चल भी रहा है वो हदेबिया, उनके वाले साहब की जो कंपनी थी, फैमिली ओन्ड बिजनेस था, उसके अंदर जो केस है गवर्नमेंट फंड। आपके नहीं अलग अलग केसेस हैं? नहीं, देखें
मैं ये कह रहा हूँ कि हर जो जज बैठता है फैसला करने के लिए उसको लॉ का पता होता है। वो अपने उसके जजेस से अभी मोहब्बत अकीदत मुझे है, लेकिन जब वो नैब को ओवरसी करते हैं तो बड़ा इतराज होता है। देखिए मैं कतन ये नहीं कह रहा, मैं ये समझ रहा हूँ हमारे साथ तो कोई फेवर नहीं हुआ, हमारे ऊपर तो फैसला पहले हो गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, अभी केस अभी चल रहा है। ओके, सो इतराज है। एक मिनट फ्रिया मुझे दीजिए। हमारा ये सिर्फ इशू है, मैं नहीं कहता कि शर्जील मेमन साहब को ना पकड़ें। हमारा इतराज है कि पहले कहा गया कि शर्जील मेमन के घर से 5 अरब रुपया बरामद हो गया है, हर टीवी चैनल पे चल रहा है। अगर बरामद हो गया वो किधर है? वो तो 409 का पर्चा होना चाहिए जिन्होंने माल मुकदमा, वो तो माल मुकदमा था ना, उसके अगर खुर्द-बुर्द की है किसी ने। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि अगर राजा परवेज अशरफ हो, पैसा मिसिंग है, आप ये कह रहे हैं, किधर है? किसने मिस किया है? ठीक, किसने जिन्होंने पकड़ा है उन्होंने फिर मिस किया है ना, तो पर्चा तो फिर उनके खिलाफ होगा। ओके, नहीं, लेकिन जिसके घर से निकला उसके खिलाफ भी होगा, उसके खिलाफ तो केस उन्होंने बनाना था ना। लेकिन अगर उससे पकड़ लिया है अगर, तो फिर पर्चा तो उनके खिलाफ होना चाहिए ना जिन्होंने 5 अरब रुपया रिकवर कर लिया है और फिर खुद खुर्द कर लिया। अच्छा, पर्चा तो उनके खिलाफ होगा 409 के तहत। पूछेंगे ना दूसरी बात से आया आपके पास इतने पैसे? नहीं, इसको तो पूछे ना, इसको तो फांसी लगा दे। लेकिन अगर है ही नहीं है तो एक तमाशा था, जैसे 14 रुपए लगते थे इस पे टैक्स पे, तो कहते थे जरदारी टैक्स है, आज 28 रुपए है, तो आज किसका टैक्स है? कोई पूछने वाला नहीं है। सो हम ये कहते हैं कि ये एक झूठ का एक पलंदा शुरू किया जाता है। एक मिनट डॉक्टर साहब, मुझे अगर यूसुफ रजा गिलानी हो तो उनको ECL में डालो, डॉक्टर आसम हो तो ECL में डालो, राजा परवेज अशरफ हो तो उनको ECL में डालो, शर्जील मेमन हो तो उसको ECL में डालो, हमारे सारे लोगों को ECL में डालो और उनको पकड़ो, गिरफ्तार करो, जलील करो, उनके गिरेबान से पकड़ो, उसको घसीटते हुए लेकर जाओ और ये कैट वॉक करते हुए अदालत में जाए मचलते और वापस आ जाए। ये 2 कानून है, एक तरफ और है, दूसरी तरफ और है। हम ये कहते हैं कि मैं कोई किसी की करप्शन की हमायत करने के लिए तैयार नहीं। अगर उसने 6 अरब के इश्तिहारात दिए हैं तो 13 अरब के सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने दिए। आप सारी गवर्नमेंट्स के मंगवाएं इश्तिहारात और उसमें जो एम्बेजलमेंट हुई है सामने तरीके का बताएं डॉक्टर साहब। आपको पीपल्स पार्टी की जाली है तो यहाँ से भी तो डॉक्टर साहब कभी शर्जील मेमन साहब के हवाले से, क्योंकि मैं ये बात बता सकती हूँ ऑन कैमरा कि मुझे पीपल्स पार्टी की, जो अभी भी पीपल्स पार्टी में मौजूद हैं, एटलीस्ट 2 रहनुमाओं ने जरूर एतराज किया था शर्जील मेमन साहब की कंडक्ट पर। आपको कभी कोई इस तरह की बात पार्टी में सुनाई दी थी कि शर्जील मेमन साहब शायद किसी करप्शन में? नहीं, देखिए ये फिर आप सवाल नहीं आप हमारा जात का नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि वो उसको फांसी दे देना, प्रूव करके दे। लेकिन अब हम शर्जील मेमन साहब पे आ गए हैं। जी साहब, 1 मिनट सिर्फ दे दें। बात ये है कि आपके सवाल से पहले जो राना साहब ने नया वकालतनामा आज आपके चैनल के ज़रिए मरियम बीबी और शरीफ ख़ानदान के वकील के तौर पे सबमिट किया है और ये इंकशाफ किया है कि मियाँ साहब की जो आनियाँ जानियाँ हैं, ये छुपा लुकी जो है ये सर्टिफाइड है नैब के जज के ज़रिए, और इन्होंने नैब की अदालत को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की कि जज की मर्ज़ी के ताबे मियाँ साहब जो हैं वो अदालत में नहीं आ रहे और अदालत की मिली भगत से वो पेशियों से कतरा रहे हैं और वो उनकी हिडन जो एजेंडा था, दोस्ताना मैच जो हम कह रहे थे कि नैब जो है शरीफ ख़ानदान के साथ दोस्ताना मैच खेल रहा है, मैच फिक्स करके ये मुकदमा चल रहा है, तो राना अफजल साहब ने आज उसकी तईद कर दी कि हाँ ऐसा ही हो रहा है। अब देखना ये है कि जो शर्जील मेमन के हवाले से कंट्राडिक्टरी अप्रोच जो है वो इख्तियार की नैब ने, नए चेयरमैन नैब को ये देखना होगा कि जो पब्लिक कस्टोडियन है, जो शरीफ ख़ानदान का इस मुल्क के सिटीज़न के तौर पे जो एक रजिस्टर्ड आइडेंटिटी है, वही रजिस्टर्ड आइडेंटिटी शर्जील मेमन की है। तो ये एक मुल्क में 2 कवानीन, 2 रवैये और दोहरा मेयार जो है ये नहीं होना चाहिए। अगर शर्जील मेमन गुनाहगार है तो वो ये शरीफ ख़ानदान जो राजकुमारी साहबा विक्ट्री के निशान बनाते हुए अदालत में आती हैं और विक्ट्री के निशान बनाते हुए अदालत से जाती हैं और अदालत के बाहर खड़े होकर से वो खिताब फरमाती हैं, आप पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की तायीद कर रही हैं। मैं इसलिए कर रही हूँ कि नैब का जो रोल है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, नॉन कंट्रोवर्शियल होना चाहिए और नए चेयरमैन से कौम की तवक्कुआत हैं
चेयरमैन लेकिन कल पीपल्स पार्टी का मौकफ नहीं है, ये पीपल्स पार्टी, ये सबका मौकफ है कि आप एक जैसा ट्रीटमेंट दे सकते। लेकिन कल तो इमरान खान साहब ने सराहा है नैब को। कल मैडम कल कराची में बैठ के उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है नैब ठीक काम कर रहा है। इमरान खान साहब का इस हवाले से मैं इस पॉइंट को सपोर्ट करती हूँ कि कानून हरकत में आया, गिरफ्तारी हुई, लेकिन वो गिरफ्तारी एक जमात या एक शख्सियत ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए। कौम ये तवक्को करती है कि बादशाह सलामत जिले सुबहानी की पेशी जो 26 तारीख को होने जा रही है उनकी भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि उन्होंने कोई जमानत नहीं करवाई हुई, बेल नहीं ली हुई, अदालत ने उनको एग्जाम्पशन नहीं दी हुई। तो जब वो तशरीफ लाए और जो गैर हाज़िरियाँ जो कार्रवाई नैब ने उनकी एब्सेंस में की, वो अदालत के अंदर जो इस वक्त मफरूर की हैसियत इख्तियार की हुई है, वही कानून जो है उनके लिए भी हरकत में आए। और हम ये चाहते हैं कि मफरूर एक ही है, देखा डॉक्टर साहब नॉन कोऑपरेटिव भी है, इन्वेस्टिगेशन में पेश नहीं हुए, भाग चुके हैं ये पाकिस्तान आने की विजिट प्लान था, ट्रैवल प्लान था, क्योंकि पाकिस्तान तो उनकी स्टेट है, यहाँ वो सिर्फ विजिट के लिए आते हैं, हदायत जारी करते हैं। Okay, we'll take a break, madam. काफी इल्जामात हो गए। After break, keep watching News 95. एंड वेलकम बैक। चौधरी साहब, आपकी स्टेटमेंट हम जो पीपल्स पार्टी की तरफ से ऑफिशियली आई है वो हम एक दफ़ा उसको रिपीट कर देते हैं। शजील मेमन की गिरफ्तारी से कैटवॉक एहतसाब और असल एहतसाब का फ़र्क वाज़ेह हो गया है। मुल्क में अमली तौर पर 2 कानून नाफिज हैं, जो अभी आपने एक्सप्लेन भी किया, और फिरदौस आशिकवान साहिबा एग्री करी हैं। ये कैटवॉक एहतसाब क्या है? मतलब आप आए कैट वॉक करते हुए अंदर जाएं, मचल के नहीं बाहर आ जाएं, एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ उसको पकड़ें, जहाज से पकड़ें, उसके पास बेल हो, उसके पास प्रोटेक्टिव बेल हो, उसको घसीटते हुए आप लेकर आएं, और दूसरी यहाँ पे कल पकड़ें, उसके सारे बटन तोड़ें, उसको जलील करते हुए लेकर चले जाएं। हम ये कह रहे हैं कि अगर जिसके पास भी है, जिसके साथ भी है, आप एक जैसा सलूक करें। इन्होंने तो इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन नहीं ना की। देखिए, इसका मतलब है आपने पहला स्टेप ही डिफाई कर दिया, और कोई बंदा जरा नैब की इन्वेस्टिगेशन तो ज्वाइन ना करे, फिर उसके साथ देखें क्या हशर होता है। तो इनको क्या हुआ है? इनको तो कुछ नहीं हुआ, ये तो अंदर गए हैं, किसी ने बेल बॉन्ड दिए, किसी ने नहीं दिए, कोई क्या क्या तमाशा हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि कानून बनाना है तो एक जैसा बनाएं, सलूक करना है तो एक जैसा करें। जिसके साथ मुझे कोई एतराज नहीं, मैं अपने आप को सबसे पहले पेश करता हूँ कि मुझे पकड़ें, अगर मैंने कोई गलत किया हुआ तो मुझे गिरफ्तार करें, लेकिन अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो फिर सबको गिरफ्तार करें, एक जैसा सलूक करें सबके साथ। राना साहब, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, बेल उन्होंने नहीं कराई हुई अपनी, अरेस्ट हो सकते हैं? मेरा ख्याल कोई जवाज़ नहीं है अरेस्ट करने का। उनकी प्रॉपर्टी के इश्यूज भी गवर्नमेंट कन्फिस्केट करने के पावर है उनके पास। उन्होंने कोर्ट में पेश हुए हैं एक जेन्युइन ग्राउंड्स के ऊपर कि उनकी बेगम की तबीयत ख़राब है, वो इजाज़त लेके गए हैं, बता के गए हैं और अदालत में पेश होके गए हैं। या तो वो ये कह देना, देखिए ये कह देना कि वो पेश ही नहीं हुए, कोर्ट का एहतराम नहीं किया, वो वजारत उज़्मा से उसको कुर्सी से उतर गए हैं, उन्होंने कुर्सी छोड़ दी, और क्या करें? राना साहब, मेरा एक सवाल आपसे, शजील मेमन हर अदालत, हर इन्वेस्टिगेशन में पेश हुआ है, जब बुलाया है, हर अदालत की हर पेशी पे पेश हुआ है, हर जगह पे वो गया है, पाकिस्तान फिर उसको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? हाँ, क्यों? और आज नैब ने कहा है कि हमें मजीद रिमांड की भी जरूरत नहीं है। देखिए, पाकिस्तान किस लिए गिरफ्तार किया? किस लिए गिरफ्तार किया? इसलिए किया कि पाकिस्तान में जिस शख्स की बेल कैंसिल होती है वो गिरफ्तार होता है। कौन सा ये लॉ है? जिस शख्स की बेल कैंसिल होती है वो गिरफ्तार होता है। जब बेल नैब कह रही है कि नहीं चाहिए, रीजन तो बेल के अंदर कैंसिल नहीं, जब नैब कोर्ट के, देखिए, आज फिरदौस आशिकवान ने एक बड़ी अच्छी बात की कि कहते हैं जी बराबरी का सलूक होना चाहिए। अकरम शेख का इमरान खान के केस में क्लेम ही ये है कि जो पनामा के अकामे के ऊपर जो निकाला गया वो इतनी छोटी सी बात है, इनके तो मनी ट्रेल ही नहीं है। तो अब ये इन्होंने तो आज इमरान खान को फारग कर दिया है,
फिरदौस आशिक अवान इस साहब। बेस के ऊपर अगरचे कोर्ट की तरफ से कुछ कमेंट्स भी आए हैं फिरदौस आशिक अवान साहब, अगर बराबरी के टेक्निकली देखना है मामले को, तो चाहे आशा गुललाई का केस था, इमरान खान साहब का या नवाज शरीफ साहब के, टेक्निकल ग्राउंड पे इक्वालिटी चाहते हैं आप लोग? देखिए ये हो नहीं सकती, राणा जज साहब की को डिस्क्रिप्शन सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि राणा साहब को बता दें कि जो नैब के अंदर केस है वो कौन मदई है उस केस में। स्टेट मदई है वर्सेस शरीफ फैमिली, और उसमें मचल के कौन दे रहा है? आपके वुज़रा, वफाकी वुज़रा। तो आप मुझे ये बता दें कि स्टेट के ख़िलाफ़ वफाकी वुज़रा मुलज़म के फेवर में जब मचल के देते हैं तो क्या वहाँ अब्यूज ऑफ अथॉरिटी नहीं होता? क्या वो मिसयूज ऑफ पावर नहीं है? और डिग्री होती है। राणा साहब खान साहब के केस के हवाले से बात कर रहे हैं। देखिए ये कौम को गुमराह ना बड़ी अच्छी बात कह दी है। राणा साहब तो बादशाह बंदे हैं, राणे हैं ना, तो राणा आपको पता है वो किस वक्त भी कुछ नहीं कर सकता है। मचलका होता है, चाहे वजीर दे चाहे फकीर दे। बात को एंजॉय तो करे। कोई भी सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है। मचलका होता है, जैसे रईसानी साहब ने कहा था डिग्री होती है, पर असली हो या जाली हो। असल बात जो सीरियस इशू है, नहीं वजीर का मचलका असली होता है। उसमें ये देखना है कि आपने एक तरफ वो शख्स है जिसने हक लाल ज़राए से पूरी दुनिया में मेहनत करके क्रिकेट खेली, पैसा इकट्ठा किया और तो पाकिस्तान लेके आया और बनी गाला में अपनी घर बनाया, अपने रहने के लिए जो भी हालात और वाक़यात के मुताबिक उन चीज़ों को डिक्लेयर किया। मनी ट्रेल सारी दे दी, A to Z ट्रांजैक्शन दे दी। अब मुझे बताएं कि मियाँ साहब शरीफ ख़ानदान आज तक ये तीसरा मौका उनको दिया, सुप्रीम कोर्ट, आपका JIT, अब ट्रायल कोर्ट, अभी तक शरीफ ख़ानदान कतरी 2 नंबर लेटर के अलावा कोई प्रूफ वहाँ अपनी बेगुनाही का दे नहीं सका। आज भी मरियम बीबी ने फ्रस्ट्रेशन में फ्रीहा, आज भी उसने जो ट्वीट किए हैं, उसे ये पता है कि ज़मीर की अदालत में वो मुजरम है, ज़मीर के वो कैदी हैं, ज़मीर उनको मलामत कर रहा है और ज़मीर उनका कह रहा है कि आप बच नहीं पाएंगे। और पाकिस्तान की अदालत में उनको सजा होगी। अब अवाम की अदालत में अवाम को गुमराह करने निकली हैं, झूठे और बेगुनाह आप पूछ लें। जी, अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, अगर हाइपोथेटिकली इमरान खान साहब, वी डोंट नो क्या होगा, तो फिर आप ये तो नहीं पूछेंगे कि हमारे साथ क्यों गलत हुआ, फिर आप खुश हो जाएंगे कि आप अब इक्वालिटी हो गई। देखिए मैं बार-बार कह रहा हूं, आपने दोनों को बराबर लागू। देखिए मैं बार-बार कह रहा हूं, हर केस मुख्तलिफ है, हर जज की डिस्क्रिप्शन फैसला आ सकता है ना, रेडी हो जाए आप, आ सकता है, हम रेडी हैं, हम रेडी हैं, मानेंगे। अगर नहीं डिस्क्वालीफाई, हमने अपने लिए माने हैं तो दूसरों के लिए भी मानेंगे। देखिए अपील का हक होगा और चीजें होंगी। नहीं फिर ये इंशाल्लाह क्यों नहीं निकाला? ये नहीं, अगला फिल्म का जो निकलता है वो कहता है क्यों निकाला, जो हारता है वो कहता है मेरे साथ धोखा हो गया। अभी तो है ना कि मुझे क्यों निकाला, अगला डायलॉग है ना मुझे जेल